नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल बायसान एकेडमी पे। आज के लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये चैप्टर क्या है, क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और उसके बाद फिर हम चैप्टर्स मेन करेंगे। साथियों, हमारा जो सिस्टम है एज ए ह्यूमन बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है। ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं। तो हमारा जो बॉडी है इसमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है ना। सेल्स जो हैं वो ट्रिलियन ऑफ सेल्स है, मोर देन ट्रिलियन ऑफ सेल्स। तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम कहने का मतलब कि जैसे आपने पढ़ा है या पहले भी पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इस तरह से बहुत सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गए, मस्कुलर सिस्टम हो गए, है ना, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो ओवरऑल बहुत सारा सिस्टम मिलकर हमारे शरीर का निर्माण कर रहा है, ह्यूमन बॉडी का निर्माण कर रहा है। नॉट ओनली ह्यूमन बॉडी बट ऑल्सो फॉर डिफरेंट एडवांस्ड एनिमल्स we find different organ systems are there that is constituting overall body। ये यहाँ पे एक चीज़ें है कि बहुत सारे सिस्टम है और हर एक सिस्टम जो है, चाहे वो डाइजेस्टिव हो, रेस्पिरेटरी हो, सर्कुलेटरी हो, हर एक सिस्टम जो है वो अपना अपना इंडिविजुअल काम कर रहा है और कॉन्स्टेंटली कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी रेगुलर जो है वो अपना काम कर रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंटिन्यूअस रिदमिक रेस्पिरेशन, हमारे अंदर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन कंटिन्यूअस चल रहा है। सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो हमेशा कंटिन्यूअस वे में हो रहा है ना। तो ये जो अलग अलग ऑर्गन है, बिसाइड्स ऑल ऑर्गन एंड देयर रेगुलर फंक्शंस, हम ये भी देखते हैं कि एक फंक्शंस दूसरे को ओवरले नहीं करती, इंटरफेयर नहीं करती है। ये जो काम हो रहा है अलग अलग ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन के द्वारा, टिश्यू या सेल्स के द्वारा, तो एक सेल्स या टिश्यू जो है वो दूसरे सेल्स या टिश्यू के फंक्शंस को इंटरफेयर नहीं करती, क्रॉसओवर नहीं करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्पैक्ट नहीं कर रही है, सर्कुलेटरी सिस्टम को इम्पैक्ट नहीं कर रही है। यानी कि इनमें जो है सिंक है, एक काम का फ्लो है। और ये फ्लो जो है और ओवरऑल फ्लो जो है, या हर एक की जो एक्टिविटी है, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ भी है, ये मेंटेनेंस जो है, ये जो कंट्रोल जो है किसके द्वारा हो रही है, तो ये कंट्रोल हो रही है हमारा दो मेजर ऑर्गन सिस्टम से, और वो है आपका नर्वस सिस्टम और दूसरा है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में मैं यहाँ पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, बिकॉज जब ये चीज़ें आएगी नर्वस सिस्टम, तो हम वहाँ पे नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम जो है वो क्या है। अभी जो हमारी जो चर्चा होगी मेजर, वो एंडोक्राइन सिस्टम पे होगी। एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैं आपको ये बता दूं कि जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का, तो नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो से होता है। काम जो होता है नर्वस सिस्टम का वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो से होता है। बट एंडोक्राइन सिस्टम का जो काम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम जो कंट्रोल का काम करता है, वो मेनली ये केमिकल का फ्लो करता है। केमिकल का सिक्रीशन होगा और केमिकल का सिक्रीशन के बाद ये जो है वो केमिकल का सिक्रीशन होगा, और सिक्रीशन, ये जो केमिकल्स होंगे ये क्या करेंगे, ओवरऑल कंट्रोल करने का काम करते हैं। नर्वस सिस्टम साथ ही साथ ये फास्ट रिस्पॉन्स देता है। नर्वस सिस्टम जो है वो फास्ट और क्विक रिस्पॉन्स देता है, और बॉडी में इसका नेटवर्क, नर्वस सिस्टम का नेटवर्क
जो है वो पूरे बॉडी में फैला हुआ है, लेकिन इंडोक्राइन सिस्टम के साथ ऐसा नहीं है। इंडोक्राइन सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो स्लो होता है, लॉन्ग टाइम का होता है, स्लो है, लॉन्ग टाइम का है। और जो ये जो इंडोक्राइन सिस्टम है, ये जो इंडोक्राइन सिस्टम है, ये बॉडी में क्लस्टर्ड है, बॉडी में क्लस्टर्ड है, अलग अलग जगह पे ये क्लस्टर्ड है ना, फैले हुए, स्कैटर्ड नहीं है, लाइक नर्वस सिस्टम स्कैटर्ड नहीं है, रैदर देन ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये बॉडी में आपका क्लस्टर्ड है ना। ये बॉडी में आपका क्लस्टर्ड है। तो ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में फर्क जो है वो आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्विच करते हैं हम अपने टॉपिक पे, एंडोक्राइन सिस्टम पे। तो एंडोक्राइन सिस्टम शुरू करने से पहले हम ये जानें कि एक टॉपिक है ग्लैंड, एक नया टॉपिक है ग्लैंड। अगर आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा है तो टिश्यू चैप्टर में आपको ग्लैंड के बारे में आपने वहाँ पे पढ़ा होगा। ग्लैंड की हम बात करते हैं कि ग्लैंड क्या है दोस्तों। तो ग्लैंड जो होता है वो बेसिकली हमारा ऑर्गन्स है दैट हैज़ सिक्रीटरी रोल। ग्लैंड जो है वो बेसिकली ऑर्गन हो सकते हैं या टिश्यूज हो सकते हैं। ये रोल इनका क्या है, सिक्रीशन में रोल है, यानी ग्लैंड जो है वो सिक्रीटरी रोल परफॉर्म्स करते हैं। ग्लैंड जो है, अगर हम ग्लैंड की बात करें तो ग्लैंड वैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सिक्रीशन का काम करते हैं और सिक्रीट करते हैं, केमिकल का सिक्रीशन करते हैं, केमिकल्स का सिक्रीशन करते हैं। तो अक्सर जो है आपको ये पूछा जाता है कि चलो भाई ये तो एक जनरल ओवरव्यू हो गया कि ग्लैंड क्या है। तो ग्लैंड्स आर दोज स्ट्रक्चर विच हैव द सिक्रीटरी नेचर और विच सिक्रीट समथिंग और सम केमिकल्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसके आगे अगर हम बात करें तो ग्लैंड अगर ये सिक्रीशन का काम कर रहे हैं तो इनका सिक्रीशन जो होता है वो दो टाइप से होता है। इनका सिक्रीशन जो होता है वो दो टाइप से होता है। जैसे ग्लैंड जब कोई भी केमिकल सिक्रीट करता है तो सिक्रीशन जो है या तो हो सकता है कि ये डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करे केमिकल को, ये डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करे या ब्लड में सिक्रीट नहीं करे, है ना। ब्लड में सिक्रीट करे या ब्लड में सिक्रीशन नहीं हो, इसके आधार पे हम ग्लैंड्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसके आधार पे हम ग्लैंड्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ग्लैंड जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एक एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम बात करें तो जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है ये होता है डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, यानी यहाँ पे कोई डक्ट नहीं है, नो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, नो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और चूंकि कोई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नहीं है, डक्टलेस ग्लैंड है, तो इसका जो सिक्रीशन है वो डायरेक्टली forward their secretions in blood। इसका जो सिक्रीशन है वो डायरेक्टली ब्लड में पोर किए जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, एक तो कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्टलेस ग्लैंड है और दूसरा डायरेक्टली ये पोर करती है सिक्रीशन को इन ब्लड। सिक्रीशन यानी कि यहाँ से जो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल्स का सिक्रीशन होगा वो डायरेक्टली ब्लड में पोर किया जाएगा।
एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो ग्लैंड्स विथ डक्ट। ग्लैंड जो होते हैं, यहाँ पे ग्लैंड जो है इनमें डक्ट होगा, एंड ये जो होंगे वो पोअर करते हैं, पोअर देयर सिक्रीशन इनटू डक्ट एंड टू डिस्टेंट पार्ट। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दूँ तो मान लो कि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है, ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड है तो यहाँ से ये जो होगा वो केमिकल को सिक्रीट करेगा, और ये केमिकल जो होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट कर दिए जाएंगे, और ब्लड के थ्रू ये क्या होगा, ब्लड के थ्रू क्या होगा, ये जो होगा वो ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन या डिस्टेंट रीजन पे चला जाएगा। ये एंडोक्राइन ग्लैंड, ये जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एक्सोक्राइन, लेट्स से इफ इट इज़ एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का अपना ट्यूब होता है, इसी के साथ अपना ट्यूब होता है, और यहाँ पे जो केमिकल्स होते हैं वो इस ट्यूब से आपको दूर डिस्टेंट रीजन पे सिक्रेट किए जाते हैं, भेजे जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में ये फ़र्क है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इंडोक्राइन ग्लैंड मेनली आपको हार्मोन का सिक्रीशन करता है। इंडोक्राइन ग्लैंड मेनली हार्मोन का सिक्रीशन करता है, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो एंजाइम का सिक्रीशन करेगा। उसके बाद एंजाइम के साथ साथ ये जो है वो सलाइवा का भी सिक्रीशन कर सकता है, टीयर्स का सिक्रीशन करेगा, स्वेट ग्लैंड होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है आपको, अदर देन हार्मोन, अगर कोई सिक्रेटरी स्ट्रक्चर है, डक्ट है ना, उसके साथ एसोसिएटेड, तो वो जो होगा वो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाएगा। तो ये बेसिक है। अब देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन का सिक्रीशन करता है। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रहा है, हार्मोन का सिक्रीशन कर रहा है। और ये इंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन है हार्मोन, ये डायरेक्टली ब्लड में सेंड किए जाते हैं और ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है। अब इसका स्टडी जो होगा, इंडोक्राइन ग्लैंड का स्टडी जो होता है इसका, या हम बोलते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड ओवरऑल मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, और इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। और इसका स्टडी जो होता है वो आपका कहलाता है एंडोक्राइनोलॉजी। इसका जो स्टडी होगा वो दोस्तों, एंडोक्राइन सिस्टम का, ये आपका कहलाएगा एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो मिलकर बहुत सारे ग्लैंड एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम का स्टडी एंडोक्राइनोलॉजी कहलाएगा। यानी एंडोक्राइनोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन के बारे में स्टडी करते हैं। और फादर हैं इसके थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन जो है वो एंडोक्राइनोलॉजी के फादर हैं। ये आप नाम याद रखें, दैट्स बेटर, है ना, नाम आप याद रख सकते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी के फादर जो होंगे वो थॉमस एडिसन। नाउ अब नेक्स्ट बात आती है, वो आती है हार्मोन के बारे में। हार्मोन क्या है? तो देखिए, जब हम हार्मोन की बात करते हैं तो जो हार्मोन होता है, हार्मोन क्या है?
हार्मोन के बारे में हम बोलते हैं कि जो हार्मोन है वो इंटरसेल्यूलर केमिकल मैसेंजर है। इंटरसेल्यूलर केमिकल मैसेंजर है, और साथ ही साथ हम ये बोलते हैं कि ये जो होगा वो नॉन न्यूट्रिटिव होगा। नॉन न्यूट्रिटिव होगा, इंटरसेल्यूलर केमिकल मैसेंजर होगा, और इसका जो प्रोडक्शन होता है प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। तो साथियों, अगर आप हार्मोन के बारे में जाने कि हार्मोन क्या है, तो हार्मोन के बारे में हम कहते हैं कि जो हार्मोन है वो इंटरसेल्यूलर केमिकल मैसेंजर है। इंटरसेल्यूलर केमिकल मैसेंजर है ना, ये हमारा इंटरसेल्यूलर केमिकल मैसेंजर है। अब इंटरसेल्यूलर केमिकल मैसेंजर कहने का मतलब क्या होगा? एक तो कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है, और एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन जो होगा उसको हार्मोन कहते हैं। तो ये केमिकल है, केमिकल नेचर है। दैट इज़ कि ये लिपिड हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है ना। लिपिड हो सकता है आपका, प्रोटीन हो सकता है आपका, जो है एमीन हो सकता है। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि अलग अलग केमिकल नेचर हो सकता है, तो केमिकल होंगे। और इंटरसेल्यूलर केमिकल मैसेंजर कहने का मतलब ये है कि लेट्स से अगर ये किसी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड ए से सिक्रीट हो रहा है, तो जब ये एंडोक्राइन ग्लैंड ए से सिक्रीट होगा तो ये जो हो गया इसका सोर्स हो गया, दैट इज सिक्रीशन साइट। और ये टारगेट करता है, हमेशा टारगेट करता है बी को, दैट इज दूसरे सेल्स को टारगेट करते हैं। सिक्रीट होगा ए से, और ये जो होगा टारगेट करेगा सेल बी को। चूंकि ये सेल ए से सिक्रीट हुआ, टारगेट किया सेल बी को, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इंटरसेल्यूलर केमिकल मैसेंजर। इंटरसेल्यूलर केमिकल मैसेंजर आगे हम देखेंगे इसका ब्रॉड मीनिंग क्या होता है विद स्पेसिफिक एग्जांपल्स, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये रखें कि जो इंटरसेल्यूलर केमिकल मैसेंजर का मतलब ये हुआ कि ये किसी एक सेल से सिक्रीट होगा और दूसरे सेल को टारगेट करेगा, इसीलिए हम इसको इंटरसेल्यूलर केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। नॉन न्यूट्रिटिव, अब नॉन न्यूट्रिटिव का मतलब क्या हुआ? तो देखिए, अगर न्यूट्रिशन चैप्टर आपने पढ़ा हो या न्यूट्रिशन का मतलब आप जानते हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, तो न्यूट्रिशन का दो मेजर रोल होता है। ये सपोर्ट करता है एनर्जी प्रोडक्शन को, और दूसरा ये जो है सपोर्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो न्यूट्रिशन जो है बेसिकली एनर्जी प्रोडक्शन और ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। हार्मोन में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, हार्मोन में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। जैसे न्यूट्रिटिव सब्सटेंस में आपने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज हो गए हैं, उसके बाद आपको लिपिड हो गए, प्रोटीन हो गए। अगर इनका यूज होगा सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे में, तो मेटाबॉलिज्म में जाने के बाद ये एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा और ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करेगा। लेकिन जब हार्मोन का मेटाबॉलिज्म होगा तो एनर्जी प्रोडक्शन या ग्रोथ और डेवलपमेंट जैसी बातें एग्जिस्ट नहीं करती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये जो है वो हमारा नॉन न्यूट्रिटिव है, बिकॉज इट नाइदर इट इज़ प्रोवाइडिंग दी एनर्जी नॉर इट इज़ सपोर्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी और इंडिविजुअल। और इसका जो सिक्रीशन होता है, इसका जो सिक्रीशन होता है वो हमेशा ट्रेस अमाउंट में होता है, वेरी मिनिमल अमाउंट में होता है। ज़रूरत के हिसाब से इसकी ज़रूरत जो होती है वो बहुत कम होती है। और इसका रीज़न ये है कि ये जो होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है। और हाईली स्पेसिफिक होने के कारण ही इसका जो सिक्रीशन होता है वो ट्रेस अमाउंट में, बहुत मिनिमल अमाउंट में होता है। तो ये हार्मोन के बारे में ओवरऑल जानकारी थी। हार्मोन का सिक्रीशन जो होता है वो आपका होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से। अब देखिए, अब हार्मोन के बारे में हमने बोला कि हार्मोन जो होगा वो हमारा केमिकल होगा, हार्मोन जो होगा वो केमिकल होगा।
केमिकल मैसेंजर होगा। अगर ये केमिकल मैसेंजर है तो नेचर जो होंगे हार्मोन के, ये हो सकते हैं कि हमारा एमीन हो सकता है कि प्रोटीन हो सकता है कि लिपिड हो। तो इस आधार पे हम हार्मोन को अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो अब जो आगे बातें हैं वो है टाइप्स ऑफ हार्मोन। हार्मोन के टाइप के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम टाइप ऑफ हार्मोन की बात करें तो हार्मोन जो होता है वो बेसिकली आपका दो टाइप का होता है। एक तो हमारा होता है वाटर, जो वाटर में सॉल्यूबल हो, और दूसरा हमारा होता है लिपिड सॉल्यूबल। एक होता है वाटर सॉल्यूबल और दूसरा होता है लिपिड सॉल्यूबल। अगर हम वाटर सॉल्यूबल हार्मोन और लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन की बात करें तो वैसे हार्मोन जो वाटर में डिजॉल्व कर जाएं वो हमारे वाटर सॉल्यूबल हार्मोन होंगे। वाटर में जो डिजॉल्व ना करे, जो लिपिड में डिजॉल्व करे, वो हमारा लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन होगा। अगर हम पोलैरिटी की बात करें तो वाटर सॉल्यूबल है, वाटर में डिजॉल्व कर रहा है, तो नेचर जो होगा इसका बाई नेचर ये पोलर होगा, और बाई नेचर चूँकि लिपिड सॉल्यूबल है, लिपिड होगा, तो ये नॉन पोलर नेचर का होगा। नॉन पोलर नेचर का होगा, ये आपका लिपिड होगा। ठीक है। अब जो है आगे इसके हम बात करें कि वाटर सॉल्यूबल हार्मोन में हमें दो फर्दर क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है कि या तो ये एमीन डेरिवेटिव हो, एमिनो एसिड डेरिवेटिव हो, या एमीन नेचर का हो, या दूसरा हमारा पेप्टाइड या प्रोटीन नेचर का हो, प्रोटीन या पेप्टाइड नेचर का हो। ठीक है। लिपिड सॉल्यूबल में भी दो टाइप आता है यहाँ पे। ये हो सकता है आपका कि स्टेरॉयडल नेचर का हो, जिसको हम स्टेरॉयड हार्मोन बोलते हैं या स्टेरॉइड्स बोलते हैं, और दूसरा जो होगा वो आपका थायराइड हार्मोन होगा। थायराइड हार्मोन होगा, स्टेरॉयड हार्मोन और थायराइड हार्मोन। तो देखिए, अगर एमीन डेरिवेटिव हार्मोन है तो एमीन डेरिवेटिव हार्मोन का एग्जांपल जो है वो है, यहाँ पे हमें देखने को मिलती है इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन। प्रोटीन पेप्टाइड नेचर की बात करें तो हम आते हैं यहाँ पे थायराइड हार्मोन में। आपको आता है थायराइड हार्मोन में थायरोक्सिन। T3 T4 जो आएंगे वो थायराइड हार्मोन होंगे। ये आपके लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन होते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन में 5 होते हैं। मेल स्टेरॉयड हार्मोन में अगर हम मेल में बात करें तो मेनली आपको टेस्टोस्टेरोन होते हैं। ठीक है। फीमेल में आपको ईस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन मिलता है। ठीक है। तो मेल और फीमेल में, और दो हार्मोन जो है आपको, एक मिलता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और दूसरा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन मेनली आपको मेल में देखने को मिलता है, एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरॉन आपको फीमेल में देखने को मिलता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आपको मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिल सकता है। यह स्टेरॉयडल हार्मोन है, स्टेरॉयड हार्मोन है। बाकी जो बच गया वो सब पेप्टाइड नेचर या प्रोटीन नेचर का होगा। तो अक्सर ऑफन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज नेचर ऑफ दिस हार्मोन, व्हाट इज नेचर ऑफ दिस हार्मोन, व्हाट इज नेचर ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो होगा वो आपका लिपिड सॉल्यूबल हो जाएगा।
व्हाट इज नेचर ऑफ इपिनेफ्रिन, तो इपिनेफ्रिन जो होगा आपका वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। इपिनेफ्रिन एमीन प्रोटीन डेरिवेटिव, एमिनो एसिड डेरिवेटिव होता है ना। टेस्टोस्टेरोन एस्टेरॉइड डेरिवेटिव होगा, प्रोजेस्टेरोन एस्टेरॉइड डेरिवेटिव होगा, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स एस्टेरॉइड डेरिवेटिव होगा, एस्टेरॉइड्स होंगे, मिनरलोकोर्टिकोइड्स एस्टेरॉइड्स होंगे। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है वो आपको आती है। अगर आप प्रोटीन और पेप्टाइड की बात करें तो बाकी जो बच गए वो सब प्रोटीन और पेप्टाइड नेचर के होंगे, जिसमें आपको हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें आपको मिलते हैं आप ग्रोथ हार्मोन, FSH, LH, ACTH, TSH, प्रोलैक्टिन, और इसके बाद आपको देखने को मिलती है ADH यानी वेसोप्रेसिन भी इसको हम लोग बोलते हैं, आगे आएगा, आगे हम बात करेंगे डिटेल्स में। और यहाँ पे ऑक्सीटोसिन। ये चार्ट जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, क्योंकि अक्सर इट्स अ वेरी फ्रीक्वेंट कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये चार्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसके जस्ट आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन, जब हम उसके बारे में बात करेंगे तो ये चीज़ें वहाँ पे यूज़ होगी। इस चार्ट का हम यूज़ करेंगे कि अगर वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, अगर वाटर सॉल्युबल हार्मोन है और लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, तो इसका जो है वो क्या रोल होने वाला है, कैसे जो है ये एक्शन परफॉर्म करेगा, तो ये चीज़ें हमारी यूज़ होगी। दैट्स वाई हम इस पे इतना कंसर्न्ड है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। देखिए हार्मोन का एक्शन का मैकेनिज्म क्या हो सकता है। जैसे हमने अभी ब्रीफ बात करी थी कि लेट से अगर कोई हार्मोन है जो सिक्रीट हो रहा है सेल ए से, और ये टारगेट कर रहा है सेल बी को, और ये टारगेट कर रहा है सेल बी को, तो सेल बी को टारगेट करेगा, तो सेल बी को टारगेट करेगा तो सेल बी के एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करेगा, सेल बी के एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करेगा। और बी की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कैसे करेगा, तो जैसे अगर हम अपना बात करें ओवरऑल कि एज ए इंडिविजुअल हमारी जो एक्टिविटी होती है वो मेनली कंट्रोल होती है हमारे कंट्रोल सेंटर से, और वो है ब्रेन, है ना। उसी तरह से सेल का जो एक्टिविटी का जो कंट्रोल है या मॉडरेशन है वो उसके कंट्रोल सेंटर से होगा, और सेल का जो कंट्रोल सेंटर होता है वो होता है न्यूक्लियस। सेल का जो कंट्रोल सेंटर होता है वो होता है न्यूक्लियस। तो हार्मोन अगर सेल ए से सिक्रीट हो रहा है और सेल बी को टारगेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये सेल बी को जब टारगेट करेगा तो सेल बी के न्यूक्लियस तक पहुंचना होगा। इस हार्मोन को सेल बी के न्यूक्लियस तक पहुंचना होगा, और जब सेल बी के न्यूक्लियस तक पहुंचेगा तो ये हार्मोन है, और हार्मोन जो है जब ये सेल बी के न्यूक्लियस तक पहुंचेगा तो मैसेज लेकर जाएगा, और जैसा मैसेज होगा वैसा फंक्शंस वैसी एक्टिविटी जो होगी वो सेल बी के द्वारा होगी। यानी कि डिपेंड करता है कि हार्मोन किस तरह का मैसेज ला रहा है, और किस तरह का मैसेज लाया और बी के न्यूक्लियस तक पहुंचाया, तो बी का न्यूक्लियस जो होता है वो अब जो है वो कंट्रोल का या हम बोले रिस्पॉन्स करेगा। सेल का जो रिस्पॉन्स होगा उस हिसाब से हार्मोन के हिसाब से मैसेज के हिसाब से रिस्पॉन्स जो होगा वो सेल का होगा। क्लियर।
यानी कि हार्मोन को सिग्नल अगर ला रहा है, मैसेज ला रहा है, तो इट मस्ट रीच टू द न्यूक्लियस, तब जाकर इसकी एक्टिविटी जो होगी वो देखी जाएगी सेल में। अगर ये सिग्नल को नहीं पहुंचा रहा है, मैसेज को न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचा रहा है, तब ये जो है वो इसकी एक्टिविटी कंट्रोल नहीं होगी। जैसे हो सकता है कि ये खुद भी ले जाए मैसेज को, खुद जाकर बोल दे कि हाँ भाई चलो आज ये काम करना है, या हो सकता है कि ये चिट्ठी में लिख के भेज दे किसी को, है ना। बोलते हैं कि आपको लेटर जो है वो आती है, अक्सर चिट्ठियाँ जो है वो आती है, उसमें मैसेज रहते हैं। तो कुछ इस तरह से दोनों तरीके से हार्मोन जो है वो काम करता है। तो अगर हमारा वाटर सॉल्युबल हार्मोन है तो क्या होगा, और लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है तो क्या होगा। तो इन केस कि अगर हमारे पास जो हार्मोन है वो है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन अगर है, तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के लिए एक्शन जो होगा वो कैसे परफॉर्म होगा, यानी लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जो है वो सेल के रिस्पांस को कैसे मॉडरेट करेगा, ऑल्टर करेगा, या कहें कि कैसे सेल के रिस्पांस को इन्फ्लुएंस करेगा। तो देखिए क्या होता है कि जैसे हमारे पास जो सेल हैं, जो सेल हैं, सेल जो हमारा होता है वो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। सेल जो होता है वो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन का बना होता है। ये क्या है, ये हमारा इस तरह से ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन आपका है ना। ये जो हो गया वो हमारा लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन हो गया, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन हो गया, और ये सेल का न्यूक्लियस हो गया, ये सेल का न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन हो गया। तो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन में नेचर जो है वो लिपिड है, प्राइमरली इसका नेचर क्या है, लिपिड है। और हार्मोन जो है, लेट्स से अगर हार्मोन हमारा कोई लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, कोई हमारा हार्मोन है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, जैसे हम मान लेते हैं कि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन में हमारा ईस्ट्रोजेन है। अब ये ईस्ट्रोजेन जो है वो क्या हो रहा है कि ईस्ट्रोजेन जो है वो यहाँ से आ रहा है। तो ईस्ट्रोजेन जब आएगा तो सेल के पास आएगा। अब सेल के पास आया तो इस ईस्ट्रोजेन को इसके एक्टिविटी के लिए जाना है इसको न्यूक्लियस के पास, और देखेगा कि भाई ये लिपिड नेचर इसका है ईस्ट्रोजेन का, और लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन भी है। तो एक प्रिंसिपल है लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, है ना। तो बस लाइक डिजॉल्व लाइक लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है और लिपिड नेचर का हार्मोन है, तो ये डायरेक्टली ये मेम्ब्रेन को क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा। डायरेक्टली ये मेम्ब्रेन को क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा। और जब ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा तो ये जाकर हार्मोन जाएगा, और हार्मोन जो है जब जाएगा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, क्रॉस दी मेम्ब्रेन, जब ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जब हार्मोन अंदर जाएगा तो न्यूक्लियस में यहाँ पे इसके लिए, इस हार्मोन के लिए रिसेप्टर है। न्यूक्लियस में इस हार्मोन के लिए रिसेप्टर है, ये इसका है रिसेप्टर। तो जाकर ये रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा, रिसेप्टर के साथ जाकर ये क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद ये बनाता है रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स।
तो हार्मोन लिपिड हार्मोन है, लिपिड नेचर का हार्मोन जब मेम्ब्रेन को देखेगा, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, लाइक डिजॉल्व लाइक मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और अंदर जाकर न्यूक्लियर रिसेप्टर से या अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा। जब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड किया तो रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद फिर ये क्या होगा कि जाएगा, और अब जो है आफ्टर बाइंडिंग विद रिसेप्टर अब ये क्या होगा कि बाइंड करेगा डीएनए से, बाइंड्स विद डीएनए। अब ये जाकर डीएनए के साथ बाइंड करेगा, डीएनए को एक्टिवेट करेगा, डीएनए को एक्टिवेट करेगा तो डीएनए जो है वो आपका फर्दर डीएनए से एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से बनाएगा प्रोटीन, और प्रोटीन जो है वो आपका जैसा सिग्नल वैसा सेल्यूलर रेस्पॉन्स देगा। तो ये बेसिक है, इसको बस ध्यान से समझना है कि अगर हमारा लिपिड बाइलेयर है, अगर हमारे पास मेम्ब्रेन तो होता ही है लिपिड बाइलेयर, और हार्मोन भी हमारा लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन है, तो लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, और क्रॉस करने के बाद बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ जो न्यूक्लियस में है, बनाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स जो होता है वो फर्दर डीएनए के साथ बाइंड करके डीएनए को एक्टिवेट करता है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेंगे, एमआरएनए से ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन जो है वो फिर सेल्यूलर रिस्पॉन्स जैसा सिग्नल वैसा सेल्यूलर रिस्पॉन्स देगा। इस केस में ईस्ट्रोजेन है, तो ईस्ट्रोजेन जो होते हैं वो सेल प्रोलिफरेशन ग्रोथ का काम करते हैं, तो सेल प्रोलिफरेशन होंगे, सेल का ग्रोथ देखा जाएगा विद द एस्ट्रोजन। तो ये है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन क्वेश्चंस, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू दिस, क्वेश्चंस ये आएंगे कि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के लिए रिसेप्टर कहाँ होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में, या बोथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो देखिए जब ये लिपिड सॉल्युबल मेम्ब्रेन है, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के लिए, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के लिए जो रिसेप्टर होते हैं वो हमेशा मेम्ब्रेन से अंदर होते हैं। हो सकता है कि साइटोप्लाज्म में हो, ज़्यादातर न्यूक्लियस में होता है, तो मेम्ब्रेन पे तो कभी नहीं होंगे, नेवर। तो मेम्ब्रेन तो ऑप्शन में आएगा ही नहीं, सोचना ही नहीं है। और इसके बाद जो आती है, इसके बाद जो दूसरी चीज़ें आती है वो ये आती है कि अगर हमारा जो लिपिड है, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, तो जनरली यहाँ से क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन जो है, या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, या ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स मिनरलोकॉर्टिकोइड्स जो है वो, चूँकि ये स्टेरॉइडल हार्मोन है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, अंदर बाइंड करेंगे। और ये थायराइड वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, अक्सर थायराइड से पूछे जाते हैं कि थायराइड ग्लैंड के लिए रिसेप्टर कहाँ होगा, थायराइड हार्मोन के लिए रिसेप्टर कहाँ होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि थायराइड के लिए जो रिसेप्टर होते हैं वो हमारा इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर होता है, इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर होते हैं, सेल के अंदर रिसेप्टर होते हैं, नॉट सेल के मेम्ब्रेन पे नहीं, इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर सेल के अंदर है ना, या आप कह सकते हैं कि इनसाइड मेम्ब्रेन, इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर इज देयर। तो ये चीज़ें हैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के लिए। अब इसके बाद आती है आपको कि अगर हमारे पास जो वाटर सॉल्युबल हो, अगर हमारा वाटर सॉल्युबल हार्मोन हो तो क्या होगा। तो इन केस कि अगर वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, जैसे वाटर सॉल्युबल हार्मोन में क्या एग्जांपल है, तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन में आपको प्रोटीन या पेप्टाइड्स होते हैं, एमिन डेरिवेटिव हार्मोन्स होते हैं, तो ये सब वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, सब क्या है, वाटर सॉल्युबल हार्मोन है। सो लेट्स से कि अगर हमारे पास जो हार्मोन है वो वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, इसमें आपको FSH है, इस तरह से ये हार्मोन जो है वो वाटर सॉल्युबल हार्मोन है। तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन जब लिपिड बाइलेयर के पास आएगा
तो लिपिड बाइलेयर लिपिड नेचर का है और हार्मोन जो है वो हमारा क्या है, वाटर सॉल्युबल है, दैट इज लिपिड इनसॉल्युबल हो गया, दैट इज ये आपका क्या हो गया, लिपिड इनसॉल्युबल। तो जब लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन है तो लिपिड में सॉल्युबलाइज नहीं होगा, घुलेगा नहीं, मेम्ब्रेन से ये क्रॉस हो नहीं पाएगा। तो इन केस क्या होता है कि यहाँ पे रिसेप्टर्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन पे ही होते हैं, रिसेप्टर्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन पे होते हैं इस तरह से, और जो हमारा हार्मोन आएगा वो यहाँ पे जाकर बाइंड करेगा इस तरह से, इस तरह से हार्मोन जो होंगे वो हमारे बाइंड करेंगे, ठीक है। तो रिसेप्टर जो होता है इसके लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रिसेप्टर्स जो होंगे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होंगे और हार्मोन जो होगा वो बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ। जब रिसेप्टर्स के साथ हार्मोन बाइंड करता है तो हार्मोन जो है बाइंड शेयर, जब हार्मोन बाइंड करता है तो बाइंड करने के बाद ये बनाते हैं अगेन रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स, ये क्या करेगा, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। हार्मोन आया रिसेप्टर पे मेम्ब्रेन पे बाइंड किया और ये बाइंड करने के बाद बनाया रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। अब ये जो होता है इसमें क्या होता है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो चेंज करेगा। या आप बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा, जैसे मेम्ब्रेन रिसेप्टर से जब हार्मोन बाइंड करेगा तो इसका कॉन्फॉर्मेशन चेंज करेगा, और जब कॉन्फॉर्मेशन चेंज करता है तो इस रिसेप्टर के साथ अंदर में बहुत सारे फैक्टर जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं, तो इसको जो है वो क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा, इसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड मैसेंजर, एक्टिवेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, और या आप कह सकते हैं इनर फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेकेंड मैसेंजर को ये एक्टिवेट करेगा। एग्जाम्पल आपका CAMP होगा या कैल्शियम आयन हो सकता है या DAG हो सकता है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब ये सेकेंड मैसेंजर जब एक्टिवेट करेगा तो सेकेंड मैसेंजर एक्टिवेट होने के बाद ये सिग्नल को ले जाएगा न्यूक्लियस पे, और न्यूक्लियस में ये बाइंड करेगा। अब ये क्या होगा, बाइंड करेगा आपका जाकर किसके साथ, DNA के साथ, यानी कि डी एंड एक्टिवेशन। होता ये है कि जब सेकेंड मैसेंजर एक्टिवेट करते हैं तो बहुत सारी फैक्टर को सेल्यूलर कैस्केड को एक्टिवेट कर सकते हैं, और फाइनली वो फैक्टर जो है वो जाकर बाइंड करेगा DNA के साथ। इस केस में जब DNA के साथ फैक्टर की बाइंडिंग होती है तो DNA का एक्टिवेशन होता है और DNA से बनता है mRNA फिर आपको प्रोटीन ट्रांसलेशन कराता है तो बनेंगे प्रोटीन, और प्रोटीन के सिंथेसिस के बाद आपको देखने को मिलता है सेल्यूलर रेस्पॉन्स। तो ये मैकेनिज्म है ओवरऑल आपको वाटर सॉल्युबल हार्मोन का। क्वेश्चंस अगेन, ये सीक्वेंस आपको पूछ दिया जाएगा कि सेकेंड मैसेंजर का एक्टिवेशन कब होगा, तो सेकेंड मैसेंजर का एक्टिवेशन कब होगा, तो सेकेंड मैसेंजर का एक्टिवेशन जो होगा वो आपका तब होगा जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेंगे। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कौन सा, तो जब वाटर सॉल्युबल हार्मोन मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे तब जाकर सेकेंड मैसेंजर का एक्टिवेशन होगा।
सेकेंड मैसेंजर क्या करेगा, तो सेकेंड मैसेंजर का एग्जाम्पल्स ही आते हैं, ये अक्सर पूछ दिए जाते हैं कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंड मैसेंजर। एक जगह आपको साइक्लिक एएमपी दे दिया, CA2+ DAG दे दिया और ATP दे दिया, तो ATP आपका सेकेंड मैसेंजर नहीं है। ATP जो होता है वो एनर्जी करेंसी होती है। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं, इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं प्रीवियसली। आप नीट का क्वेश्चंस वगैरह उठाओगे तो देखोगे कि वाटर सोल्यूबल हार्मोन कौन से हैं, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन कौन से हैं, इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये भी आया हुआ है कि कौन सेकेंड मैसेंजर है, रिसेप्टर कहाँ पे है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है, आसान आसान क्वेश्चंस जो है वो इस चैप्टर से बनते हैं, वो पूछे गए। तो होप ये मैकेनिज्म जो है वो आपको वाटर सोल्यूबल हार्मोन और लिपिड सोल्यूबल हार्मोन का समझ में आया हो। और अब इसके साथ हम इस लेक्चर को यहाँ पे विराम देते हैं। आगे अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, जो आगे का जो हमारा गोल है इसके बाद वो है मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड। अब हम आगे पढ़ेंगे मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, वन बाय वन हम उसका स्टडी करेंगे और उनसे जो हार्मोन्स है उसका स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।